अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि नून लीग को तकसीम किया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस हवाले से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और आज दावे किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली को साथ मिलाने के लिए हुकूमती सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। दो मुख्तलिफ इशाइयों में नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी ने दावा किया है कि नून लीग के 35 से 40 अरकान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत जल्द सामने आएगा, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। 2 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकने पंजाब असेंबली ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी। इससे पहले 10 मार्च को भी इन्हीं अरकान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी और गुज़िश्ता साल जून में नून लीग के 17 अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। तो नून लीग ने दावा किया फिर कि कहाँ है वो नून लीग की टूट फूट और नाराज़ अरकान जिसका तहरीक इंसाफ दावा करती थी, उनमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा, नून लीग क्यों नहीं टूट रही। और अब तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि नून लीग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। एक ऐसे वक्त में जब -1 की बातें हो रही थी हुकूमत के बारे में, अब हुकूमत नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रही है। दूसरी तरफ एक नई मुस्लिम लीग के क़याम की बात हो रही है जिसमें तमाम मुस्लिम लीग के धरने हों। मुस्लिम लीग और सियासी हालात पर आज हामिद मीर साहब का एक कॉलम छाया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझने लगे हैं। 2 साल की मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने में नाकाम हैं। हामिद मीर ने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि सूरत हाल में कुछ पुराने मुस्लिम लीगियों ने इस तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है कि क्यों ना नून लीग, काफ लीग और मुस्लिम लीग फंक्शनल और दीगर छोटे ग्रुपों को मुत्तहिद करके एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए। पार्टी को शख्सियात के ताबे नहीं बनाया जाए बल्कि शख्सियात को पार्टी के ताबे बनाया जाए। तो कुछ बड़े लोगों की यह गलतफहमी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी जो समझने लगे हैं कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं। नई मुस्लिम लीग बनाने पर गौर की बात हो रही है जो कि इस कॉलम में की गई। मुस्लिम लीग की एक तारीख है, ये माजी में किंग्स पार्टी रही है जो किसी ना किसी सूरत में इक़्तिदार का हिस्सा रही है। किसी ने इसे इक़्तिदार तक पहुँचाने का ज़रिया बनाया, पहुँचने का ज़रिया बनाया और कभी किसी ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इस जमात को इस्तेमाल किया। बार बार के मार्शल लॉ में ये जमात इस्तेमाल हुई है और इस जमात के ग्रुप्स बनाए गए। पाकिस्तान बनने और कायदे आज़म के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग टूट फूट का शिकार होती रही। 1970 तक मुस्लिम लीग के कई ग्रुप्स बने। 1973 में मुस्लिम लीग के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश हुई। मुस्लिम लीग काउंसिल और मुस्लिम लीग कन्वेंशन को मिलाकर मुस्लिम लीग फंक्शनल बनाई गई। इसकी सरबराही पीर पगारा को मिली। फिर जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, इक़्तिदार पर ताकत के जोर पर कब्जा कर लिया, तो फंक्शनल लीग ने इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत की जिसकी वजह से पार्टी में तकसीम पैदा हुई। 1978 में मुस्लिम लीग कासिम के नाम से एक और ग्रुप बन गया जिसने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की। इसके बाद 1985 में जनरल ज़िया की आमरीत में आम इंतखाबात हुए तो वही मुस्लिम लीग फंक्शनल जिसने जनरल ज़ियाउल हक की हिमायत की थी उसमें से एक और ग्रुप बनाया गया। मोहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग फंक्शनल से अलग हो गए, उन्होंने नई मुस्लिम लीग बना ली जिसने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बन गए मगर बाद में खुद जनरल ज़ियाउल हक ने अपने ही लाए हुए वज़ीर आज़म को हटा दिया। जनरल ज़िया के बाद जब 1988 में इंतखाबात हुए तो उसमें मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए राइट विंग की सियासी और मजहबी जमातों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। मगर 1988 में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई मगर यह हुकूमत 2 साल भी मुकम्मल नहीं कर सकी और फिर 1990 में मुस्लिम लीग ने IJI के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। फिर उसके बाद 1993 में एक बार फिर से मुस्लिम लीग में तकसीम हुई। एक जुनेजो ग्रुप बना, दूसरा नवाज ग्रुप बना। नवाज शरीफ की सरबराही में ग्रुप ने नून लीग के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर 1997 में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। मगर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत पर कब्जा कर लिया और फिर अपनी सियासी हिमायत के लिए मुस्लिम लीग से एक ग्रुप बनाया। नवाज शरीफ की काबीना में शामिल अफराद को जमा किया, मुस्लिम लीग के अंदर से एक और ग्रुप खड़ा कर दिया जिसे मुस्लिम लीग कायदे आज़म ग्रुप का नाम दिया गया। और फिर 2002 के इंतखाबात हुए जिसमें काफ लीग को, मुस्लिम लीग काफ को 126 नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी को 81, मुत्तहिदा मजलिस अमल को 63 सीटें मिली जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में सिर्फ 19 नशिस्तें आईं। फिर बाद में जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को भी तकसीम किया, पीपल्स पार्टी पैट्रियट कायम की गई और उसकी मदद से मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत कायम की गई। इस तरीके से एक और किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग ही के जरिए वजूद में आई।
परवेज मुशर्रफ ने पूरी कोशिश की कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को सियासत से बाहर रखा जाए, मगर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ वतन वापस आ गए, जिसके बाद जब 2008 के इंतखाबात हुए, जनरल मुशर्रफ के सदर होते हुए भी मुस्लिम लीग काफ सिर्फ 54 नशिस्तें हासिल कर सकी। नून लीग को 91 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी ने 124 नशिस्तें हासिल करके मखलूत हुकूमत बनाई, यानी जो पीपल्स पार्टी 2002 में 81 नशिस्तें हासिल कर सकी थी उसकी हुकूमत बन गई, और मुस्लिम लीग नून जो 2002 में सिर्फ 16 नशिस्तें हासिल कर सकी थी वो 2008 में दूसरी बड़ी सबसे बड़ी जमात बन गई, और 2002 की हुक्मरान जमात सिर्फ 54 नशिस्तें हासिल कर सकी। मगर मामला यहाँ नहीं रुका। 2013 में जनरल मुशर्रफ की बनाई हुई मुस्लिम लीग काफ का इंतखाबात में तकरीबन सफाया हो गया। मुस्लिम लीग नून को 166 नशिस्तें मिली, जबकि मुस्लिम लीग काफ सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। यानी वो मुस्लिम लीग जो किंग्स पार्टी रही उसके ऊपर अब सवाल उठने लगे कि मुस्लिम लीग तो नवाज शरीफ के आने के बाद और 1999 के बाद एक किंग्स पार्टी नहीं रही है। जनरल मुशर्रफ ने 2 बड़ी जमातों को ख़त्म करके काफ लीग बनाई जो नाकाम हो गई, मगर फिर इन 2 बड़ी जमातों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ आई और अब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है। मुस्लिम लीग काफ भी उसके साथ मिल गई है, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी उसके साथ है। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को धचका लगा, मगर फिर भी मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 28 लाख वोट लिए और पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। यानी हमेशा किंग्स पार्टी लेने वाली मुस्लिम लीग और टूट फूट का शिकार रहने वाली मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सरबराही में अब तक अपना वोट बैंक कायम रखने में कामयाब हुई है। मुशर्रफ के दौर में नहीं टूटी, उसके बाद भी कायम रही है। तो क्या अब टूट फूट का शिकार होने लगी है जिस फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, या फिर एक नई मुस्लिम लीग बनने लगी है? क्योंकि 2004 से लेकर अब तक चौधरी शुजात हुसैन साहब हों या दूसरे रहनुमा हों, उन्होंने मुख्तलिफ धड़े मिलाने की कोशिशें ज़रूर की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। और अब इस हवाले से क्या हो सकता है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब आपके जो कॉलम के मंदरजात हैं वो भी हमने बताया, आपने काफ़ी तारीखी पस मंज़र भी दिया है। इस दफ़ा आपको लगता है कोई पेशरफ्त हो जाएगी? मुस्लिम लीग किंग्स पार्टी रही है, मगर नवाज शरीफ की सरबराही में जो अब मुस्लिम लीग नून है वो एक अलग बयानिया बयान करती है, दूसरी मुस्लिम लीगें इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ इक़्तिदार में हैं, ये मुमकिन हो पाएगा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग एक बड़ी जमात है, और यही मैंने लिखा है कि पाकिस्तान की जो 3 बड़ी जमातें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी है। लेकिन इस हकीकत में भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पंजाब की बड़ी जमात है। सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उसके पास इतनी सीटें नहीं हैं, ना कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बलियों में। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की जमात है, और तहरीक इंसाफ जो है उसकी पंजाब में कुछ सीटें हैं, काफ़ी हैं, लेकिन उसको खैबर पख्तूनख्वा की जमात समझा जाता है। तो ये जो पिछले 1.5-2 महीने हैं, इन पिछले 1.5-2 महीनों में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू शुरू की है और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ ये बातचीत शुरू की है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है और तहरीक इंसाफ जो है उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे चला गया है। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो काफ लीग के साथ और जो फंक्शनल लीग है और कुछ मुस्लिम लीग के छोटे ग्रुप्स हैं इनके साथ इत्तेहाद करके एक कौमी जमात बन के सामने आए, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद होगा तो फंक्शनल लीग के साथ इत्तेहाद का मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा सिंध में, और अगर काफ लीग के साथ इत्तेहाद होगा तो इसका फ़ायदा उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है और बलूचिस्तान में भी हो सकता है। और अगर कुछ और ग्रुपों के साथ इत्तेहाद हो जाए तो उसको पंजाब में भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो बुनियादी तौर पे इसमें ये बात तय है कि जो एक नई यूनाइटेड मुस्लिम लीग होगी उसके कायद तो नवाज शरीफ ही होंगे, और जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे वही होगा उसमें। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये पार्टी जो है इसको थोड़ा बूस्ट किया जाए, इसको एक कौमी जमात बनाया जाए। और वो जो कुछ लोग आजकल तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसको एक नई चॉइस बनाना चाह रहे हैं कि एक और चॉइस भी होनी चाहिए। तो बुनियादी आइडिया ये है इसके पीछे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 2008 और 2013 के दरमियान ये जो 5 साल थे 6 साल थे, इस दौरान में कोशिश हुई थी कि काफ लीग और नून लीग को इकट्ठा किया जाए। और इसमें मेरी जो बराह रास्त इसमें मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ साहब काफ़ी हद तक इंक्लाइंड थे कि सब पार्टियों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही साहब के कुछ
इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और मामला आगे नहीं बढ़ सका। तो बुनियादी तौर पे ये जो तमाम बड़े ग्रुप हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग के उसमें नून लीग है, काफ लीग है और फंक्शनल लीग है, बुनियादी तौर पे तो ये सारे जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बने हैं या मार्शल अदवार की पैदावार हैं। जो मुस्लिम लीग नून है, आपको याद होगा जब 1988 में ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक का साथ दिया, लिहाजा जुनेजो ग्रुप अलहदा हो गया, नवाज शरीफ ग्रुप अलहदा हो गया। तो जो मुस्लिम लीग नून है ये भी बनी तो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे है, लेकिन बाद में फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसका एक करैक्टर तब्दील हुआ और आज उसको एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी समझा जाता है। और काफ लीग जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में बनी थी और फंक्शनल लीग जो है वो मरहूम जो पीर पगारो साहब थे उन्होंने कन्वेंशन लीग और काउंसिल लीग को इकट्ठे करके बनाई थी और वो भी एक तवील अरसा तक जनरल ज़ियाउल हक के साथ रहे। तो बुनियादी तौर पर ये सारी पार्टियां जो है इनकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी की सारी पार्टियां प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां रही हैं, लेकिन अगर ये सारी पार्टियां अब इकट्ठी होंगी तो जाहिर बात है इनको नवाज शरीफ की सोच के साथ जाना पड़ेगा। और नवाज शरीफ की सोच जो इस वक्त है वो उसको उर्फ आम में कहा जाता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच है, लेकिन उस पार्टी के अंदर एक तड़का शहबाज शरीफ का भी है जो कि एक दरमियानी रास्ते पर चल रहे हैं। मगर हामिद मीर साहब, अगर क्योंकि तारीखी तौर पर ये जब इकट्ठी हुई हैं तो एक किंग्स पार्टी के तौर पर हुई हैं, या तो मार्शल लॉ को सपोर्ट करने के लिए या फिर मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा उसके बाद तारीख बदलती है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मगर जो वोट बैंक अब नवाज शरीफ साहब का अगर कायम भी आप कह रहे हैं उनकी सरबराही में सारा होगा, तो पहले किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग कहलाती थी, अब ये कहते हैं कि किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ है, और अगर मुतबादिल तहरीक इंसाफ का बनना है तो नवाज शरीफ की सरबराही में ये सारे कैसे इकट्ठे होंगे जो कि तहरीक इंसाफ के भी साथ हैं, अगर मुतबादिल उनका बनना है। बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा या शहबाज शरीफ का चलेगा? नवाज शरीफ का चलेगा तो ये सब कैसे इकट्ठे होंगे, शहबाज शरीफ का चलेगा तो नवाज शरीफ कैसे सरबराही करेंगे? देखिए, इस वक्त जो एक तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करके और एक नई यूनाइटेड मुस्लिम लीग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, ये एक आइडिया है जिस पे मुस्लिम लीग नून के अंदर गुफ्तगू शुरू हुई है। अभी इस पे मैंने काफ लीग और फंक्शनल लीग में से कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन वो अभी इस आइडिया पे इतनी बात नहीं कर रहे। ये आइडिया मुस्लिम लीग नून के अंदर से जनरेट हुआ है और वो उस पर बात करें, लेकिन साथ ही साथ इसके मुतबादिल भी एक तजवीज़ जो है वो भी चल रही है, और वो ये है कि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद कायम किया जाए और उस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी और उसके नतीजे में पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है और मरकज़ में भी तब्दीली आ सकती है। और जब वो तब्दीली आ जाए और मामलात मैच्योर हो जाएं तो उसके बाद फिर जो बड़ी मुस्लिम लीग के 3 बड़े ग्रुप हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। जाहिर बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर तहरीक इंसाफ आज एक किंग्स पार्टी है तो उसका मुतबादल बनना है तो फिर जाहिर बात है मुतबादल भी एक किंग्स पार्टी होगा, तो फिर पॉलिसी किसकी चलेगी, नवाज शरीफ की चलेगी या शहबाज शरीफ की चलेगी? मैं समझता हूँ कि पिछला जो 1-1.5 साल है इसमें जो शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से गुजरे हैं और उनके जो दोस्त हैं जो कि उनको अपनी डगर पे चलाना चाह रहे थे और बावजूद शहबाज शरीफ साहब नहीं चल सके, उनको भी बहुत सी बातें समझ आ गई हैं। तो लगता मुझे यही है कि एक दरमियानी रास्ते पर चलना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, और वो दरमियानी रास्ता ये होगा कि ना तो आपको किसी इदारे के साथ मुहाजराई करनी है और ना ही आपको किसी इदारे से डिक्टेशन लेनी है। आपको अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1973 का आइन है, 1973 के आइन की असल स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करें और सियासी इदारों को मजबूत बनाएं। तो सियासी इदारे मजबूत होंगे, उसी वक्त मजबूत होंगे जब सियासी जमातें मजबूत होंगी। तो अगर आप सियासी जमात को मजबूत बनाएं तो मैं समझता हूँ कि वो एक दरमियानी रास्ता है। और जब मजबूत सियासी जमात का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रियासती इदारे के साथ मुहाजराई करें। मजबूत सियासी जमात का मतलब यह है कि आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक मैनिफेस्टो जो है उस पर आपको चलना चाहिए, किसी शख्सियत का ताबे नहीं बनना चाहिए, पार्टी को किसी शख्सियत का ताबे नहीं होना चाहिए, शख्सियात को पार्टी का ताबे होना चाहिए, तभी आप पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। और यही असल रास्ता है जिस पे चलते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को मजबूत कर सकती हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत को भी मजबूत कर सकती हैं। आखिर में बता दें, मुस्लिम लीग अगर ये प्लान कर रही है, आपने कहा नून लीग के अंदर ये हो रहा है, तहरीक इंसाफ एक अलग प्लान कर रही है और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है और कह रहे हैं कि अब 30 से 40 जो नून लीग के रहनुमा हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स वो उनके साथ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। आपको लग रहा है कि अब फाइनली तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकती है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में? देखिए, इस फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह जो है वो ये है कि
ख़ास तौर पे पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। और पहले तो जो वज़ीर आला साहब थे उनको इमरान खान साहब के साथ साथ परवेज़ लाई साहब की भी तायद हासिल थी। अब जब से परवेज़ लाई साहब के मरकज़ी हुकूमत के साथ कुछ इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून में से कुछ अपने लिए सपोर्टर्स तलाश करें बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में भी कोशिश की है। तो अभी जिन लोगों के नाम मीडिया में आए हैं वो लोग एक या दो दफ़ा नहीं मिले, उस्मान बुज़दार साहब को 8-10 मरतबा मिल चुके हैं। तो ये कमज़ोरी की निशानी है। जब आप देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब और उनके बारे में आम तासुर ये है कि तमाम इदारे उनके साथ हैं और वो सब एक पेज पे हैं, और पंजाब में जो उनका चीफ मिनिस्टर है उसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और वसीम अकरम प्लस जो है वो अगर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की बात कर रहा है और वो उनके MPs को बुला बुला के उनसे मुलाकातें कर रहा है, तो ये मजबूती की निशानी तो नहीं है, ये तो कमज़ोरी की निशानी है। तो जब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर आ जाए और हॉर्स ट्रेडिंग पे उतर आए तो इसका मतलब है कि मामला कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब काबीना में शहबाज शरीफ के करीब रहे पंजाब में, बयानिए में नवाज शरीफ के करीब हैं और सदर हैं नून लीग पंजाब के। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, नून लीग में क्या हो रहा है सब उनसे हम पूछ सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या नून लीग ये सब सोच रही है कि दूसरी मुस्लिम लीगों को मिलाया जाए, एक पार्टी इस तरीके से बनाई जाए, मुतबादिल तहरीक इंसाफ का बने? देखिए, मैंने हामिद मीर साहब की जो है वो गुफ्तगू या उनका एनालिसिस जो है वो सुना है। मैं काफ़ी हद तक उससे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा हर इलेक्शन में, बल्कि इवन जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी ये बात सूबा सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में ये बात होती रहती थी कि वहाँ पे जो छोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ मुस्लिम लीग मिल के या उनको साथ मिला के जो है वहाँ पे भी एक मौसर कुव्वत जो है वो बन सकती है। और जब मौसर कुव्वत सिंध में बनती है तो यकीनन फिर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनती है, अगर KPK में बनती है तो यकीनन PTI के ख़िलाफ़ बनती है, और अगर बलूचिस्तान में बनती है तो फिर उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ बनती है जो फोर्सेस जो है वो इस वक्त BAP के नाम से जो है वो इस वक्त मुत्तहिद हैं। तो ये गुफ्तगू जो है उस वक्त भी होती रही है, आज भी ये गुफ्तगू जो है वो पार्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी कोई अमली शक्ल जो है वो इस वक्त तक सामने नहीं आई। हाँ, ये गुफ्तगू ज़रूर होती है कि हमें सिंध में अगर बेहतर परफॉर्म करना है, अगर बलूचिस्तान में बेहतर परफॉर्म करना है या KPK में करना है, तो हमें वहाँ पे जो छोटे रीजनल ग्रुप्स हैं या वो कुव्वतें जो सूबाई लेवल पे हैं उनके साथ हमें जो है वहाँ पे PMLN अगर शामिल होती है या मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप जो है वो वहाँ पे उन ग्रुप्स को अवेलेबल होती है, तो उससे बेहतर इंतखाबी रिजल्ट्स जो है वो मुरतब हो सकते हैं। मगर राना साहब, आपकी पार्टी जो है वो एक गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव तो अपने आप के पेश करती है, मगर जो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है उसमें एक सवाल उठ रहा है। काफ लीग, फंक्शनल लीग नवाज शरीफ के बयानी के साथ आपके साथ मिल जाएं, मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ये कैसे होगा? क्या नवाज शरीफ साहब राजी हो गए इस बात पे कि मैं अपने बयानी से पीछे हटता हूं, आप जो मुस्लिम लीगें हैं उनको इकट्ठा कीजिए और एक मुतबादिल बनाइए? नहीं, देखें, यहाँ पे जो बात अभी हामिद मीर साहब ने की कि किसी भी रियासती अदारे के साथ जो है वो ना तो टकराव होना चाहिए और ना ही जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो लेनी चाहिए। दरअसल मियाँ नवाज शरीफ का नज़रिया भी यही है। अगर कोई ये कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो रियासती अदारों या रियासत के किसी अदारे से टकराव की जो है वो पॉलिसी पे गामजन रहे हैं या वो इसमें जो है वो यकीन रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने दौर में भी बहुत सारी जो है वो मिसालें दी जा सकती हैं कि वहाँ पे उन्होंने टकराव को जो है वो अवॉइड किया है और कभी भी जो है वो टकराव की तरफ नहीं गए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बात के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े दो टोक हैं कि डिक्टेशन भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत को, एक जमहूरी जो है वो लीडर को जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे पार्लियामेंट की जो है विल उसके ताबे होना चाहिए, ना कि उसे किसी तरफ से जो है वो डिक्टेशन जो है वो लेनी चाहिए। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो टकराव के तो हक में नहीं है, लेकिन टकराव के हक में कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक डिक्टेशन का मसला है, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और एक जमहूरी पाकिस्तान,
क्योंकि एक जमहूरी, आईनी और रूल ऑफ लॉ के तहत चलने वाला पाकिस्तान ही इस दलदल से निकल सकता है जिसमें वो फंस चुका है। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि ना डिक्टेशन हो और ना ही महाजराई हो। सब मगर ये जो आप बातें कर रहे हैं ये पॉलिसी है या ये एक डिस्कशन से ज़्यादा भी एक कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर कि आप लोगों ने करना क्या है? क्योंकि बतौर ऑपोजिशन इस वक्त ज़्यादा जो वोकल और एक्टिव हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी नज़र आते हैं, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ नज़र आए। नवाज शरीफ साहब अपनी हेल्थ की वजह से गए, उनकी हेल्थ की क्या स्टेटस है नहीं पता, ना वो वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज खामोश हैं। तो नून लीग असल में कन्फ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने करना क्या है, कितना बयानिए में आगे बढ़ना है, कितना पीछे हटना है, क्या मुस्लिम लीगों को मिलाना है, ऑपोजिशन करनी है, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देना है। क्योंकि आप लोग क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो का नजर आ रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं। नहीं देखें, दरअसल मामला ये है कि जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वापसी है तो उससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी मसरत के तहत जो है वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने वापस जो है वो नहीं आना था, जिस किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा था। मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल जो है वो वक्त पे वापस आए और वो सिर्फ इस वजह से वापस आए, इस वजह से उनको पार्टी ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस भेजा कि इस मरहले के ऊपर जबकि ये कोविड-19 का जो है वो सिलसिला था तो उन्हें जो है वो अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए और वहाँ पे जाके जो है वो अपनी खिदमात पेश करनी चाहिए। उन्होंने आके यहाँ पे खिदमात पेश की और वो गवर्नमेंट के साथ मिल के, क्योंकि ये एक कौमी तकाजा था, वो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने को तैयार थे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है वो ऑफ़र या एक्सेप्टेंस इस बारे में नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी को मुतहर्रिक किया, ख़ुद वो मुतहर्रिक हुए और वही वजह है कि उनके खिलाफ जो है ये दोबारा केस बनाया गया और दोबारा। मगर 35 से 40 लोग वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आप मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं। नहीं शाहजेब, ये बिल्कुल ऐसे ही जो होता है ना, ऐसे बेपर की उड़ाना। आप मुझे बताएं कि ये जो यूनुस अंसारी साहब हैं ये है कौन है? इनका कोई हदूद अरबा है? इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? ये सिर्फ एक अशरफ अली अंसारी जो हमारे MPA हैं, वहाँ से हमारे टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके ये बड़े भाई हैं। हमने उनको टिकट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, सुबाई वो इलेक्शन लड़े भी और ये जो है वो हमारे ही कैंडिडेट जो अपना उस्मान अंसारी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये वहाँ से NA के कैंडिडेट थे और ये बड़ी बुरी तरह से वहाँ से हारे। ये सिर्फ वही 5-7 लोग हैं, कभी वो 4 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं और ये कभी उनकी खबर दे देते हैं, कभी उनकी खबर नहीं देते। ये पिछले 1 साल में कम से कम 10-11 मरतबा जो है वो बुज़दार साहब को जो है वो मिले हैं और वही छोटे मोटे जो काम होते हैं कि जी SHO तब्दील कर दें, तहसीलदार तब्दील कर दें, पटवारी तब्दील कर दें, वो सड़क बना दें, वो फलां प्रोजेक्ट दे दें, इससे ज़्यादा जो है वो इनकी औकात कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि बुज़दार हुकूमत को या इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या कोई अदम एतमाद की तहरीक का सामना है? क्या हमको अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या हम इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोई हमारी एफर्ट्स हैं? हमने तो अब बार बार कहा है और वाज़े तौर पे कहा है कि इन हाउस तब्दीली के हम जो है वो हक में नहीं है, ना हम इसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, ना ही हमको अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाने जा रहे हैं। हम तो फ्रेश इलेक्शन की जो है वो हमारी डिमांड है। इस वक्त मसला तो उनको ये है, उनको आटा डकैती का मसला है, चीनी डकैती है, अद्वियात की डकैती है, महंगाई है, लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो गया है, हर तरफ बहरान है, कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। यानी गवर्नमेंट को नाअहली का और नालायकी का सामना है, तो उसका हल क्या इन लोगों से होगा? इनकी तादाद 7 हो या 10 हो या 11 हो, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तरद कर रहे हैं इस बात को कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मगर मुस्तरद नहीं कर रहे इस बात को कि मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो सकती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत तनकीद की जद में है कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद बढ़ रही है। अब तो काबीना के अरकान भी एतराज़ उठा रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद की न सिर्फ तादाद बढ़ रही है बल्कि उनका किरदार भी बढ़ रहा है। साथ ही ये तनकीद भी हो रही है कि इन गैर मुंतखब अफराद के असासे भी अब तक जाहिर नहीं किए गए। और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान गैर मुंतखब अफराद के हवाले से रिमार्क सामने आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वज़ारत पेट्रोलियम के मामले खुसूसी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और रिमार्क दिए कि यूँ लगता है कि वज़ारत पेट्रोलियम मामले खुसूसी चला रहे हैं और बहरान के जिम्मेदार भी वही हैं।
दौरान समाअत पेट्रोल बहरान पर वजीर आजम की सरबराही में काबीना इजलास के मिनट्स पेश किए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है जिसने मीटिंग मिनट्स बनाए उसने वजीर आजम को खुश करने के लिए बनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं, जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है, वजीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है, गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फ़र्क है। स्पेशल असिस्टेंट ने यह नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम है, वो कहते हैं लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल खरीदा जिसकी वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। मीटिंग मिनट से लगता है वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी बनती है और वजारत पेट्रोलियम कहती है कि सारी जिम्मेदारी ओगरा की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि या तो वजारत पेट्रोलियम या ओगरा ने ठीक काम नहीं किया, क्या ये दोनों ने ही काम नहीं किया? यूँ लगता है मुआवने खुसूसी वजारत चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब अराकीन के हवाले से तनकीद की। इस बात पर तनकीद अपोजिशन भी करती रही है, वही बात अपोजिशन कहती रही है और वही बात खुद हुकूमती अराकीन भी कह रहे हैं। और ख़ुद हुकूमती अराकीन इस वक्त जो मुंतखब गुज़रा हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। इंतख़ाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की एक वाज़ेह पोजीशन थी, उस पर भी सवाल उठ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने से पहले सियासी क़यादत, काबीना और अरकान पार्लियामेंट के असासों को ज़ाहिर करना लाजमी करार देते रहे और कहते रहे कि जब वो हुकूमत में आएंगे ऐसा ही करेंगे। The leadership, and I'm talking about the cabinet, the members of parliament, the leadership must declare their assets, and it should be put on the website. Tehreek-e-Insaf is the only party. All the central leadership have declared their assets, their taxes, and they put it on the website. हुकूमत में आने के बाद अब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ काबीना के अरकान भी एतराज़ उठा रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात सामने आनी चाहिए। उनमें वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान भी शामिल हैं। उन्होंने 19 मई को आदिल शाहजेब से बात करते हुए ये बात कही थी और कहा था कि काबीना में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं तक नहीं जानता, उनके असासे ज़ाहिर किए जाए। तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं। इस बात का जवाब आवाम भी अगर मुझसे चाहे तो मैं नहीं दे सकता कि ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये आए हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे आए हैं। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 21 मई को काबीना के इजलास में अपने मुआवनीन खुसूसी को असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपनी 28 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वज़ीर आज़म मुआवनीन खुसूसी को 15 दिनों में असासे ज़ाहिर करने की हिदायत कर चुके हैं। जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में मीटिंग में ही इस बात का किया था कि अगले 15 रोज़ में ये अपने असासे डिक्लेयर कर दें। वज़ीर आज़म ने कह दिया इसका मतलब 5 जून तक ये असासे ज़ाहिर हो जाने चाहिए थे, मगर ज़ाहिर नहीं हुए। इस हवाले से 14 जुलाई को वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मुआवनीन खुसूसी के जो असासे हैं वो वेबसाइट पर मौजूद हैं और उनमें अगर कोई कमी बेशी नज़र आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन्होंने साथियों से कहा हमारे मुआवनीन खुसूसी हैं, उनकी बिल्कुल एसेट्स लाइबिलिटीज़ सब वेबसाइट पे मौजूद हैं, आपको चेक करना चाहिए और अगर आपको कोई उसमें कमी बेशी नज़र आए तो आप मुझसे अगली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ सकते हैं। शिबली फराज के इस बयान को 3 दिन हो गए हैं। हमने गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस की वेबसाइट पर तलाश की, कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर तलाश की, मगर हमें ये तफसीलात नहीं मिली। मतलूबा वेबसाइट से मुताल्लिक हमने शिबली फराज साहिब से भी मालूमात मांगी मगर उनकी तरफ से 3 दिन से कोई जवाब नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ फिर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने अरशद शरीफ साहब के पूछने पर बताया कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से इस हवाले से पूछा तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें बताया
कि उनके पास मालूमात आ गई हैं, जैसे ही वज़ीर आज़म हाउस से डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से मैंने आज पूछा है और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि पास तमाम की इंफॉर्मेशन आ गई है और जल्दी जैसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको उसका एक डायरेक्शन आ जाएगी तो उसके एक वेबसाइट पर भी डाल देंगे। तमाम इंफॉर्मेशन जो एडवाइजर्स हैं या SAPMs हैं उनको आ गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत को 2 माह होने वाले हैं। शिबली फराज साहब की दावे को 3 दिन होने वाले हैं। अली मोहम्मद खान साहब के बयान को 24 घंटे हो गए हैं। तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। प्रोग्राम में बड़ी शामिल करें।